गुड मॉर्निंग किरण जी एंड प्रियांशु। आज हम लोग अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन हम लोगों का है। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे केमिस्ट्री में मेटल को, और मेटल से आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ये केमिस्ट्री क्लास 3 है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है वो आज के सेशन में आपका फिनिश हो जाएगा। और आप मान के चलिए कि यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से भी आ सकता है। समझ गए? तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है सो आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे जिसको अगर आप कवर कर लीजिएगा तो क्वेश्चंस आपका पकड़ा जाएगा। समझ गए? तो धीरे धीरे ही सही लेकिन एकदम बढ़ते चलिए, चीजों को याद करते चलिए ताकि आप बढ़िया से बढ़िया एग्जाम, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स जो है जेएसएससी एग्जाम में ला पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को जुड़ गए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर क्लास अभी तक 12 कंप्यूटर क्लासेस हो चुका है, ठीक है ना। 12 कंप्यूटर क्लासेस हो चुका है, पता नहीं आप नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है। और एक कंप्लीट नोट्स जो है वो भी शेयर किया गया है ना। तो उस नोट्स को पढ़िए। कुछ कंप्यूटर क्लासेस में कुछ कुछ अभी नहीं करवाया गया है। एक पोर्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना, और एक्सेस। ये 4 टॉपिक नहीं हुआ है जहां से क्वेश्चंस आता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क वाला कंप्यूटर नेटवर्क पता नहीं शायद नहीं हुआ है ना। बाकी बात बेसिक्स वाला पोर्शन सब बहुत सारा हुआ है। 12 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है उस पर, और साथ में एक नोट्स भी आपको दिया गया है, उसको पढ़िए, है ना। धीरे धीरे जो है वो जो 4-5 टॉपिक बचा हुआ है उसको भी कवर करवाएंगे। उसके अलावा जो आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और ये नहीं हुआ है उसे भी बताइएगा, उसको भी कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है सो मान लीजिए हम झारखंड पढ़ा दिए और उसके बाद आपको लग रहा है कि भाई ये वाला सेक्शन से तो क्वेश्चन आ सकता है और ये वाला सर छोड़ दिए हैं, है ना, या छूट गया है, तो आपको उस चीज को रिमाइंड कर देना है। बस एक बार आप बता दीजिएगा, वो सेक्शन से स्टार्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना। ऐसा अगर कोई लगेगा कि कोई सेक्शन छूट गया है, चाहे वो मान लीजिए जो है सो केमिस्ट्री में ही क्यों ना हो, तो आप बताइएगा, है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, और दैट सेक्शन इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट में, है ना, ये नोट्स भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा एज इट इज, इसलिए आप नोट्स के लिए परेशान मत हो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस समझते चले जाइए। विभिन्न प्रकार के तत्व अलग अलग अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। लास्ट क्लास में बताएं कि कंपाउंड जो है ना, एक निश्चित अनुपात में जो है कंपाउंड 2 या 2 से अधिक मेटल को जब मिला देते हैं, है ना, एक फिक्स्ड रेशियो में, तो क्या बन जाता है, हम लोगों को कंपाउंड मिल जाता है, यौगिक बन जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में बताए थे आपको। अभी तक 30 लाख से अधिक यौगिक ज्ञात किया चुके हैं हम। इन सभी यौगिकों का अलग अलग अध्ययन करना संभव और व्यवहारिक नहीं है, अतः इन यौगिकों को उनकी विशेषता के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ना। और इस प्रकार यौगिकों को अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत किया गया है। समझ गए? यानी कि 30 लाख से ज्यादा यौगिक है, कंपाउंड है, और सबको अलग अलग, है ना, समझना पढ़ना ये बहुत ज्यादा कठिन होता है, इसलिए इसको कैरेक्टराइज किया गया है 3 पार्ट में। एक है आपका एसिड, दूसरा है बेस, तीसरा है सॉल्ट। ठीक है, इस अम्ल, क्षार और लवण समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड किसी तत्व का ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला यौगिक होता है। समझ गए? ऑक्साइड्स क्या होता है? ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला यौगिक होता है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, कार्बन क्या तत्व है, तो कार्बन में
अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तो हम लोगों को बनता है CO2। समझ गए ना, CO2। जैसे आप लिखिए हाइड्रोजन का ऑक्साइड्स, है ना, ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो हम लोगों को मिलता है कौन सा कंपाउंड, पानी मिल जाता है, H2O मिल जाता है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? समझ गए? तो ऑक्साइड्स बेसिकली क्या, किसको बोल रहे हैं हम लोग? ऑक्साइड्स बोल रहे हैं किसी तत्व का जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड्स से बना हुआ कंपाउंड। अधिकांश तत्व या तो धातु होगा, मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा। ऑक्सीजन एवं वायु में जलाकर नया यौगिक बनाया जा सकता है, जिसे ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के संयोग से जो भी नया कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग ऑक्साइड्स बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए कोई चीज जब आदमी समझ लेता है ना तो याद करना आसान हो जाता है ना। मेरा भी प्राथमिक उद्देश्य यही रहता है कि आपके दिमाग में उस चीज को सेट कर दे, है ना। तो आपके दिमाग में अगर ये चीज सेट हो गया तो हर एक एग्जाम में काम आएगा। जरूरी थोड़ी है कि इसी एग्जाम में, जितना एग्जाम आप दीजिएगा फ्यूचर में सब में यही सब चीज पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, पानी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। पानी क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। समझ गए? लोहे के पदार्थों पर जमा रंग रस्ट भी वास्तव में लोहे का ऑक्साइड सी है। लौह पदार्थों में जंग लगने की क्रिया वायु में ऑक्सीजन पर और जलवाष्प की आयरन से क्रिया का परिणाम होता है ना। कटे हुए सेब की सतह पर भूरे रंग की परत बनना भी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है। क्लियर? आप सेब को काटिए, एकदम फ्रेश रहेगा, लेकिन आप उसको 10-15 मिनट, आधा घंटा छोड़ दीजिएगा तो एक लेयर बन जाता है भूरा रंग का, है ना, क्योंकि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। समझ गए? उसी को हम लोग बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। किरण माला जी बोल रहे हैं कि मेरे में कंप्यूटर का एक भी क्लास नहीं आया है। चलिए देखते हैं, है ना, कहाँ मिलेगा आपको, बताते हैं हम, है ना। चलिए तो देखिएगा आगे, कुछ ऑक्साइड्स का विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इन विलयनों को एसिड बोलते हैं, है ना, अम्ल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, नीला लिटमस पेपर को, है ना, नीला लिटमस पेपर को ये इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर होता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। बात समझे? अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे, याद रखिएगा, है ना। याद रखिएगा, नीला ब्लू लिटमस पेपर को अगर लाल कर देता है ये विलयन, है ना, सॉल्यूशन, तो हम लोग बोलेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है, उसको अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? अम्ल बोलते हैं। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिसका विलयन, जिसका सॉल्यूशन, है ना, विपरीत प्रतिक्रिया करता है, दर्शाता है, अर्थात लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इन विलयनों को क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। समझे? नीला को जब लाल करेगा तो वो कौन सा सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक एसिडिक होगा। समझ गए ना? अम्लीय विलयन होगा वो। और जो कि लाल को नीला कर देगा तो वो क्या सा सोल्यूशन होगा? क्षारीय होगा, बेस होगा। समझ गए ना? उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो याद रहेगा इतना आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये दोनों क्वेश्चंस बनता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो एसिड जो है लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। समझ गए ना? वही उसका पहचान होता है। अम्लीय ऑक्साइड्स पे बात करते हैं अब हम लोग। अम्लीय ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होता है? अधातुओं के ऑक्साइड्स जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड्स कहते हैं, है ना। नॉन मेटल का वो ऑक्साइड जो वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बताइए? क्या बनाता है? अम्ल बनाता है ना। जैसे CO2, उदाहरण के लिए CO2, SO2, P2O5, SO3, NO2, ये सब, है ना। क्षारीय ऑक्साइड्स क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड्स क्या होता है बताइए? तो बोल रहा है मेटालिक धात्विक ऑक्साइड्स पानी के साथ अभिक्रिया करके जो क्षारक बनाते हैं उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। और इस प्रकार सोडियम Na ऑक्सीजन के साथ जलकर पहले सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो पानी के साथ क्रिया करके क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे 4Na + O2
प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Na2O बनाया, सोडियम ऑक्साइड से बनाया। समझ गए ना। और Na2O सोडियम ऑक्साइड, देखिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन बना रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहा है, जो कि एक क्या है, क्षार है, जो कि एक क्या है, बेसिक है। समझ गए ना, इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। क्लियर। अब आते हैं उदासीन ऑक्साइड्स पर। किस पर हम लोग आएंगे, उदासीन ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। पानी भी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड्स है। जब अधात्विक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलती है तो पानी बनता है ना। क्या बोल रहा है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। लाल अथवा नीले लिटमस पेपर पर जल की कोई क्रिया नहीं होती है। समझ गए, लाल लिटमस पेपर ले लीजिए या नीला लिटमस पेपर ले लीजिए, उस पर जल के साथ कोई क्रिया नहीं होता। अतः जल ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। जल का नेचर कैसा है, ये उदासीन नेचर है, न्यूट्रल है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, जल उदासीन है ना। समझ गया। कुछ अन्य ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 है ना, आदि भी उदासीन ऑक्साइड होते हैं, है ना। जैसे कि आपका CO, NO, ये सब भी क्या है, उदासीन ऑक्साइड्स है ना। ये लाल लिटमस पेपर को ना ही नीला करता है, ना ही नीला लिटमस पेपर को लाल करता है। समझ गए। बेसिक में आपको क्या बताए थे, नीला लिटमस पेपर को जो सोल्यूशन लाल करेगा वो सोल्यूशन कैसा होगा, तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। और जो सोल्यूशन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, है ना, वो क्या होगा, वो बेसिक होगा, क्षारीय होगा। क्लियर है प्रियांशु, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप लोग। प्रियांशु, शेखर, रजनीश, दशरथ, किरणमाला जी बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बताएं। चलिए आगे देखिए, अम्ल, क्षार, ऑक्साइड, अम्ल और क्षार। ठीक है। देखिए कार्बन है ना, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गया ना, तत्व क्या है, कार्बन, ऑक्साइड क्या बन रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं, है ना। अम्ल बनता है H2CO3। H2CO3 डिहाइड्रेट होता है कार्बनिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल, है ना। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है SO2, है ना, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है SO3। ठीक है। इससे अम्ल कौन सा बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है H2SO3, है ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2SO4। क्लियर। दो तरह का यहाँ से अम्ल बन रहा है, SO2 से बन रहा है H2SO3, SO3 से बन रहा है H2SO4। फास्फोरस से बन रहा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 अभी एग्जांपल में देखे थे ना, P2O5 इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, है ना। इससे अम्ल कौन सा बनेगा, फास्फोरिक अम्ल बनेगा H3PO4। कौन सा अम्ल बनेगा बताइए, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, है ना। नाइट्रोजन से क्या बनेगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ठीक है। और अम्ल कौन सा बनेगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3, है ना। नाइट्रिक अम्ल क्या बनेगा, HNO3। नेचर कैसा होता है डिओड्रेंट, इसका बेसिक नेचर होता है। क्लियर। तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आप याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 होता है, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO4 होता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है ना। और जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 होता है। समझ गए। अब बोलिए सर इसका याद रखना जरूरी है। देखिए याद रखना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी ना JSSC रिएक्शन पूछ देता है। क्या पूछता है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जब JSSC पूछता है तो डियर स्टूडेंट्स उस केस में ना आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना होता है, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होता है जो हम लोग को पता नहीं होता है, लेकिन उस रिएक्शन के बारे में अगर पता रहेगा ना किसका किस चीज से रिएक्शन हो रहा है, तो कई बार हम लोग सही गेस करने में या सही आंसर अनुमान लगाने में, है ना, एकदम सफल होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या चीज लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तभी ना हो पाएगा। चलिए हम लोग बेसिक्स वाला देखते हैं। कुछ HNO3 भी क्या था, नाइट्रिक अम्ल, बेसिक नेचर का था, है ना। सोडियम देखिए N2O बनाता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O। Na2O क्या है ना, सोडियम ऑक्साइड। और यहाँ से अम्ल कौन सा बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, है ना। पोटेशियम से बनेगा ऑक्साइड K2O, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम से बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, है ना। और यहाँ पर क्या बनेगा CaOH का
होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम से बनेगा MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बेस कौन सा बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब देखिए कुछ इंडिकेटर होता है। अब इंडिकेटर किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इंडिकेटर बेसिकली ये दर्शाता है, इंडिकेटर बेसिकली क्या दर्शाता है, इंडिकेटर का काम है ये बताना कि जो सॉल्यूशन है, ये जो विलियन है, ये एसिडिक है या बेसिक है। क्या चीज है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये बताना किसका काम है। ठीक है, ये बताना किसका काम है, तो इंडिकेटर का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी विलियन में यानी सॉल्यूशन की अम्लता यानी कि एसिड और क्षारता यानी कि बेस बताने के लिए इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, सूचक का प्रयोग किया जाता है। कुछ निश्चित यौगिक सूचक कहलाते हैं, है ना, और जो अपने रंग में परिवर्तन करके, जो अपने रंग में परिवर्तन करके विलियन की अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं। समझ गए ना, ये जो इंडिकेटर होता है इसका कलर चेंज हो जाता है, समझ गए ना, कलर चेंज हो जाता है। तो कलर जो चेंज होता है उसके बेसिस से पता चलता है कि एसिड है कि बेस है, या फिर जो है सो ये न्यूट्रल कंडीशन में है। समझ गए। ध्यान दीजिएगा, सामान्य तौर पर सूचकों में नीला और लाल लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। इंडिकेटर क्या है, नीला और लाल लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो गया तो एसिड है, और लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो गया तो बेस है ना। लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, मैथिल ऑरेंज का यूज किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज में भी यही चीज है ना। फिनॉल लेफ्ट लेप्थेलिप का प्रयोग किया जाता है, सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग किया जाता है, पीएच पेपर का प्रयोग किया जाता है ना। सारणी में सूचक और उनके रंग परिवर्तन के आधार पर विलयन की अम्लता एवं क्षारता दर्शाई गई है। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर का केस में देखिए, नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जा रहा है तो समझ लीजिए क्या चीज है, अम्लीय है ना। और लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाएगा तो क्या बोलिएगा, क्षारीय है ना। वहीं पर अगर मेथाइल ऑरेंज के केस में देखिए, लाल लिटमस पेपर अगर लाल ही रहेगा, है ना, और यहाँ पर अगर नीला हो जाएगा समझ लीजिएगा क्षारीय है। समझ गए। तो ये कुछ इंडिकेटर है, बेसिकली इंडिकेटर वाला जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ लिटमस पेपर वाला पूछता है। इसलिए आप दिमाग में रखिएगा कि लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, लिटमस पेपर वाला अगर आपको याद है कि लाल को नीला कौन करता है, नीला को लाल कौन करता है, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। उसके अलावा ये सब नहीं पूछेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे है पीएच मूल्य। पीएच मूल्य ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। इसका मध्य बिंदु 7 होता है, इसे उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है। पीएच जो होता है ना, पीएच जो स्केल होता है उस पर 0 से लेकर 14 तक का नंबर होता है, जिसका मिड पॉइंट क्या होता है, 7 होता है। और 7 को बोला जाता है उदासीन यानी कि न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर। इस बिंदु पर पदार्थ न तो अम्ल होता है न ही क्षार होता है। जल एक उदासीन पदार्थ है, इसका पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, और पीएच पैमाने पर 7 से अधिक अंक लाने वाले विलयन को क्षार कहते हैं। प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों का पीएच मान अधिक होता है ना। अल्कोहल, शक्कर, कागज आदि उद्योग में पीएच मूल्य का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीजों को। यहाँ पर देखिए कुछ पीएच वैल्यू दिया हुआ है, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। कुछ पीएच वैल्यू दिया हुआ है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। समझ गए ना। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.5 से 3.4 होता है ना। यानी कि ये जो है ये क्या है, एसिडिक नेचर में है। शराब का पीएच कितना होता है, 2.8 से 3.8। दूध का पीएच कितना होता है, 6.4 से 6.6। समुद्री जल का पीएच कितना होता है, 8.4, यानी कि ये बेसिक है ना।
नेचर कैसा है, बेसिक है। मनुष्य का लार का पीएच कितना होता है, 6.5, है ना। मनुष्य का मूत्र का पीएच कितना होता है, 4.8 से 8.4, है ना। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.35, है ना। यानी कि रक्त क्या है, क्षारीय नेचर का है। क्लियर। और नींबू का पीएच कितना होता है, 2.2 से 2.4। तो ये जो है ना कुछ सेलेक्टेड ही दिया हुआ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आज इट इज पूछता है, याद करना होगा, क्योंकि ये पीएच वैल्यू ना एज इट इज पूछता है, इसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट्स नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना। पीएच वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल का मतलब ही होता है क्या चीज, खट्टा। यही लिखा हुआ है अम्ल यानी एसिड, लैटिन भाषा में, है ना, खट्टा बोला जाता है ना, यानी कि सावर। अम्ल ऐसे यौगिकों का वर्ग है जो स्वाद में खट्टे और तीखे होते हैं। ये कुछ निश्चित सूचकों के साथ अभिक्रिया करते हैं और जल में घोलने पर धनात्मक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से प्रोड्यूस होता है, निकलता है, यही चीज बताया गया है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है एवं जलीय विलयन में वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जल के साथ रिएक्शन जब होता है तो हाइड्रोजन आयन जो है सो निकलता है। अम्ल साधारणतः खट्टे फलों जैसे नींबू, इमली आदि में पाए जाते हैं, है ना। नींबू में साइट्रिक अम्ल मिलते हैं, इसको रटते चले जाइए। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल मिलता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है ना। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और इमली में टार्टरिक एसिड होता है। दोनों पूछता है, दोनों कई बार पूछ चुका है, याद रखना पड़ेगा इसको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे आइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आदि कुछ मुख्य अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को तनु बनाने के लिए पानी मिलाया जाता है, न कि पानी को सल्फ्यूरिक अम्ल में। ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी जो एक मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, समझ गए ना। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हो गया प्योर, ठीक है। और उसी में आप लोग अगर लेबोरेटरी में जाते होंगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए दिया जाता होगा, तो आप याद कीजिए वहां पर डाइल्यूटेड रहता है, यानी कि पानी मिला हुआ एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड तो रहता है लेकिन पानी मिला हुआ रहता है, समझ गए। तो पानी वाला जो रहता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड, है ना। तनु सल्फ्यूरिक हम लोग बोलते हैं उसको। क्लियर। अम्ल में पानी मिलाने से मिश्रण में उष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होने के कारण उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलने पर मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता है। इसके विपरीत यदि अम्ल में पानी मिलाया जाएगा तो अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होगी, परिणाम स्वरूप मिश्रण का ताप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कुछ प्रमुख अम्लों के स्रोत बनाने की विधि एवं उपयोग प्रदर्शित किए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या स्रोत है भाई। दैनिक जीवन में प्राकृतिक अम्लों का बहुतायत प्रयोग होता है। नींबू, संतरे, अंगूर में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। खट्टा पदार्थ जो ये वाला खट्टा है ना, नींबू, संतरा, अंगूर, इसमें क्या कौन सा अम्ल मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है। कच्चे सेब का खट्टापन, उसमें पाए जाने वाले टार्टरिक अम्ल। कच्चा सेब में कौन सा मिलता है, टार्टरिक अम्ल मिलता है। रसोई घर में प्रयोग होने वाले सिरका में भी जल घोला होता है, इसमें एसिडिक अम्ल होता है ना, एसिटिक अम्ल का विलयन होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, सिरका हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। सिरका में किस प्रकार का अम्ल होता है, तो एसिटिक एसिड होता है। रट्टा मारना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। और ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा फ्रॉम दिस नोट्स, समझ गए। बहुत बेहतरीन कलेक्शन है ये, बहुत बेहतरीन नोट्स है। इसको अगर आप पढ़िएगा तो डेफिनेटली आपका बढ़िया नंबर आएगा, है ना। हाँ, कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, तो कुछ कुछ चीज तो डिफरेंट मिलेगा। जब हम लोग एमसीक्यू वगैरह करेंगे तो वहां से आप क्या कीजिएगा ना, अलग कर लीजिएगा, समझ गए ना। जहाँ कुछ कुछ मान लीजिए कंटेंट बेहतर मिल रहा है उसको भी नोट्स में डालते चले जाइए, समझ गए। और साथ में डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों में से जो भी अभी तक जो भी स्टूडेंट्स बुक नहीं खरीदे हैं ना, वो लोग बुक जरूर से लीजिए, है ना। अपने आसपास, है ना, अपने आसपास जहां पर भी बुक अवेलेबल है वहां से बुक जो है सो मंगवाइए, ठीक है। खोरठा का भी बुक आ गया है और नागपुरी का भी आ गया है, समझ गए।
दोनों ही बुक, जो खोरठा पढ़ते हैं वो खोरठा का बुक लीजिए, जो नागपुरी पढ़ते हैं नागपुरी का बुक लीजिए, और धमाकेदार तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। समझ गए? 20 सेट्स मतलब 2000 क्वेश्चन। 2000 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। समझ गए ना? तो 2000 क्वेश्चन पे अगर कमांड बनाइएगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको फायदा होगा। समझ गए ना? तो एकदम बढ़िया से चीजों को कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया नंबर आएगा। समझ गए ना? और अगर नहीं मिल पाता है बुक, कोई दिक्कत होता है, तो अपने दुकानदार को जरूर से बोलिए, वो दुकानदार जो है बुक को मंगवाएगा। समझ गए ना? तो एक सेकंड। हाँ जी, तो बोल रहे थे कि एकदम आता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा बढ़िया नंबर आएगा, है ना? आई होप सो कि आप लोगों में से अधिकांश स्टूडेंट लोग लेकर के बना रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। समझ गए? जो जहां पर ही पढ़ रहे हैं खोरठा नागपुरी, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से जरूर है अच्छा मार्क्स आएगा, है ना? आप ये वाला फोटो भी ले सकते हैं, फोटो दिखाइएगा तो दुकानदार आपको जरूर से अवेलेबल करवा देगा। ठीक है, चलिए कम टू द टॉपिक। टॉपिक पे वापस हम लोग आते हैं। हम लोग देख रहे थे कि भाई सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है। आगे आइए। पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, जिसका स्वाद हमारी जिह्वा यानी कि टंग में सनसनी पैदा करता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, पाया जाता है, जो हमारे पेट में भोजन पचना भी हाइड्रोलिक अम्ल HCl हो गया के कारण ही होता है ना? अम्ल अमाशय में पाया जाता है। HCl कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध में होता है कौन सा अम्ल, बताइए? दूध में आपका जो है सो लैक्टिक एसिड होता है। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट्स मिल जाएगा प्रियांशु, है ना? उत्पाद सिपाही का ये प्रैक्टिस सेट आएगा, लेकिन उत्पाद सिपाही के रनिंग जब होगा उसके बाद, है ना? आप लोग तैयार रहिए, अभी रनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। उत्पाद सिपाही का रनिंग होने के बाद जो है उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः प्रयोगशालाओं और औद्योगिक उपयोग में आने वाले अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और एसिटिक एसिड है CH3COOH, है ना? अम्ल एक यौगिक होता है जिसमें प्रत्येक अणु में या एक या अधिक, देखिए यहां पर क्या बताया गया, ध्यान से देखिए। जड़हन आपका मेटल है ना? HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है ना? तो क्या बन रहा है? ZnCl। क्या बन रहा है? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, है ना? जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है ना? तो जिंक क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत रिएक्शन पर भी काम करना है, समझना है चीजों को। क्लियर? अगला पॉइंट में आइए। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। सभी अम्लों में हाइड्रोजन अवश्य होता है। चूंकि सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, अतः अम्लों में पानी में मिलाने से यह धनात्मक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल का ये बहुत बड़ा नेचर ही है। अम्ल का क्या नेचर है, बताइए? अम्ल का ये बहुत बड़ा नेचर है कि भाई अम्ल का जब पानी के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन एटम निकलता है, हाइड्रोजन आयन निकलता है। ठीक है दशरथ जी, कोशिश करेंगे क्लासेस बढ़ा देने के लिए। कोशिश किया आज ही से क्लासेस बढ़ा देंगे, है ना? आप लोग भी तैयार रहिए, जब जब संभव होगा 2 से 3 क्लास जो है सो लेंगे। ठीक है ना? उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, है ना? बढ़ाते हैं क्लासेस को, आज ही से बढ़ाते हैं। अभी क्लासेस ले रहे हैं, है ना? आज कोशिश करेंगे दोपहर में भी क्लास लेने का, फिर रात में भी क्लास लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आज ही से स्टार्ट करते हैं, है ना? कल परसों से नहीं। क्लियर? वैसे एग्जाम डेट बढ़ने का संभावना पूरा लग रहा है, लेकिन जो है सो एग्जाम डेट को
छोड़िए, है ना, हम लोग अपना सिलेबस से मतलब है, हम लोग सही समय पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग जैसा कि जानते हैं सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है ना। ऊपर से जो हम बता रहे हैं एक एक चीज डेप्थ में बता रहे हैं, हिस्ट्री बताएंगे ना तो बहुत डेप्थ में बताएंगे एक चीज को, क्वेश्चन एक भी वहां से छूटने वाला नहीं है। बहुत शानदार कंटेंट पर बेस्ड नोट्स है, समझ गए ना, जिससे आपको बताएंगे, समझ गए। तो चीजों को बढ़िया से करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम तो चाहिए डेफिनेटली, है ना। तो आप लोग बस इतना ही कीजिएगा, जितना पढ़ाते हम चले जा रहे हैं ना उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ये इंतजार में मत रहिएगा कि जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब रिवीजन करेंगे। आपका रिवीजन वाला काम चालू रहना चाहिए, है ना। रिवीजन आप करते चले जाइए, है ना, रिवीजन करते चले जाइए, साथ में क्लासेस भी करते चले जाइए, ठीक है। रिवीजन आप लास्ट के भरोसे मत छोड़िएगा, है ना। जैसे होता है ना कि भाई अब क्लास खत्म हो गया अब रिवीजन करेंगे एक महीना बैठ करके, तो वो चीज इधर वाला पोर्शन में संभव नहीं है, क्योंकि इधर बहुत बड़ा पोर्शन है, आप लोग सभी को बढ़िया से जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो आज ही से स्टार्ट करते हैं। जीएस के लिए आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, जीएस करवाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने दोस्त लोगों को जरूर से सजेस्ट कीजिए, थोड़ा सा लिंक शेयर कर दीजिए, प्रियांशु रंजन एंड जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, है ना। क्योंकि टीचर्स डे स्पेशल जो है सो एक तरह से समझ लीजिए सारा नोट्स दे रहे हैं, है ना। वन देख ही रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का नोट्स जो है सो कितना कम में अवेलेबल है, 149 में अवेलेबल है ना। और प्लस कंप्लीट जीएस का नोट्स जो करीब करीब 250 पेजेस का नोट्स है ना, 249 में है, ठीक है। और बेहतरीन कंटेंट पर बेस्ट नोट्स है, आप उसको जाकर सैंपल नोट्स देखिए। 10 रुपया में करंट अफेयर है 10 महीना का अवेलेबल, ठीक है। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि जो लोग अपने जो भी अपने आपके दोस्त हैं सभी के साथ में कम से कम उसका लिंक शेयर कर दीजिए, वहीं पर शेयर का ऑप्शन आता है कोर्स के बगल में, है ना, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए, समझ गए। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है प्रियांशु। चलो आगे बढ़ाते हैं। N2O का H2 N2O होता है सोडियम ऑक्साइड, H2HCl के साथ रिएक्शन होगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। CaCO3 का रिएक्शन होगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का किसके साथ रिएक्शन होगा, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, समझ गए। तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, क्या चीज बनेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर बनेगा प्लस CO2 बनेगा, समझ गए। तो कई बार रिएक्शन कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है पता है कि अम्लों के कार्बोनेट से अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, समझ गए। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अम्ल का कार्बोनेट से जब रिएक्शन होगा तो भाई अम्ल जो भी होगा कार्बोनेट्स का रिएक्शन होगा तो CO2 गैस तो निकलबे करेगा, है ना। तो ऑप्शन दे देगा CO CO2, समझ गए ना, और दो तीन गैस का नाम दे देगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अम्ल के एक अणु में एक या अधिक ऐसे हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है। अम्ल तेज सक्रिय धातु मोर एक्टिव मेटल से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एसिड जो है किसके साथ क्रिया करता है ना। एसिड जो है, अम्ल जो है सक्रिय धातु एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, समझ गया। और कौन सा गैस निकलता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अम्ल क्षार और उसके ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाते हैं और इस क्रिया में पानी बनता है। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, जो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा इसका इंपॉर्टेंस, लेकिन ये सब एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकता है। अम्ल क्षार तथा उसके ऑक्साइड्स, अम्ल क्षार तथा उसके ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाता है यानी कि सॉल्ट बनाता है। और क्या बनाता है, इसमें क्रिया में क्या निकलता है, पानी निकलता है, समझ गए ना। NaOH HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, देखिए NaCl बना दिया और वाटर निकला, क्या निकला, वाटर निकला, समझ गए ना। N2O का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना, क्लोराइड का मतलब सॉल्ट, लवण हो गया NaCl, है ना। NaCl बना और वाटर निकला, यही चीज तो है। चलिए 8 नंबर में आइए। रसोई के बर्तनों में अम्लों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ किचन
प्रोटेक्शन ऑफ किचन वेसल फ्रॉम एसिड, रसोई में कढ़ाई और ऐसे अन्य बर्तन जो आमतौर पर तांबे या पीतल के बने होते हैं जो आमतौर पर तांबे या पीतल के बने जाते हैं, इसमें इमली, नींबू या अन्य खट्टे अम्लीय पदार्थों को पकाने बनाने पर इनमें पाए जाने वाला अम्ल धातुओं से क्रिया करके उन्हें खराब कर देता है। ठीक है, इससे बचने के लिए अम्लों के बर्तनों की तली में टीन की एक परत चढ़ाई जाती है। किस चीज का परत है? टीन की परत। इसमें अम्ल बर्तनों की धातुओं से सीधे संपर्क में नहीं आते हैं और आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का प्रयोग हो रहा है क्योंकि यह अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। सिंपल सा बात है, अगर बर्तन को आप बचाना चाहते हैं ना, बर्तन को आप देखिए, बर्तन को आप रिएक्शन से बचाना चाहते हैं, एसिड का प्रभाव से मुक्त करना चाहते हैं, तो वैसा चीजों का लेयर उस पर सेट कर दीजिए जिसका एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता हो। तो टीन का आप लेयर पर हाथ चला दे रहे हैं, एक तो टीन का परत बना दे रहे हैं उसके ऊपर, तो कहाँ से होगा? खराब नहीं होगा। तो स्टेनलेस स्टील का लेयर चढ़ा दे रहे हैं, है ना, स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, तो स्टेनलेस स्टील का भी रिएक्शन नहीं होता, वो आज ही रहता है, आज भी चमक रहा है, 10 साल के बाद भी चमक रहेगा। वही आप देखिए पीतल या तांबा का आप देखिए बर्तन को कुछ दिन छोड़ दीजिएगा तो हरा हरा परत जम जाता है, समझ गए ना। तो ये सब प्रॉब्लम है। प्रमुख अम्ल का उपयोग क्या है समझिएगा। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग धातुओं की सोल्डिंग लगाना, ठीक है, सोल्डिंग समझ रहे हैं ना, टांका लगाना, टीनिंग यानी कि रागे की परत चढ़ाना और गैल्वेनाइजेशन आयरन और जिंक की परत चढ़ाना की क्रिया से पूर्व धातुओं की सफाई के काम आता है। यह स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के काम में आता है। यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक यानी कि रीएजेंट के रूप में भी प्रयोग होता है। क्लियर? ये कुछ उपयोग है जिसका पूछने का चांस कम है ना। धातु एसिडिक अम्ल, एसिड या बेस का उपयोग तो नहीं पूछना चाहिए, वैसे जब कुछ भी पूछना रहता है ना उल्टा पुल्टा तो क्वेश्चन डाल देता है, इसलिए एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोने तथा चांदी जैसे धातुओं के निष्कर्षण में होता है और शुद्धिकरण में किया जाता है। सोना चांदी जैसे धातु के शुद्धिकरण में, निष्कर्षण में, है ना, एक्सट्रैक्शन में किसका प्रयोग होता है बताइए? तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है ना, HNO3 का। तांबे, पीतल, कांस्य धातुओं के नक्काशी, है ना, कार्बोनेशन और नाम लिखने विस्फोटकों, रंग, इत्रों, धातुओं, दवाओं, रेयान सिल्क और प्लास्टिक बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का भरपूर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कुछ यूजेज दिया हुआ है जिसको एक दो बार पढ़ना तो बनता है ना। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है H2SO4 को, इसे जरूर से दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। यह पेट्रोलियम शोधकों, यंत्रों, बैटरियों में प्रयोग होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उर्वरक, दवा, डिटर्जेंट, कागज, रेयन, टेक्सटाइल में किया जाता है। समझ गए? तो अधिकांश जो एसिड होता है ना, अगर मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक नेचर को छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम का मैक्सिमम जगह यूज होता है। इसलिए ऑप्शन जो है ना ऐसा डिजाइन करता है जो आसानी से छट भी जाए। क्लियर? तो आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन छांटना आपके लिए, आंसर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। आ जाइए बेस। क्षारक बेस वे हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, यानी कि OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन इसी को बोलते हैं, जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, उपस्थित रहते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। समझ गए ना? दो चीज रहेगा बाबू, जो बेस होता है ना उसमें दो चीजें रहेगा, एक तो हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा, OH माइनस रहेगा, है ना, दूसरा जो रहेगा ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्लियर? ये दो चीज रहेगा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कास्टिक पोटास KOH, है ना, प्रमुख क्षारक हैं। कास्टिक सोडा का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और कागज बनाने में किया जाता है।
ठीक है। और कास्टिक पोटाश विभिन्न साबुन बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने में आता है। क्षारक ऐसे यौगिक होते हैं जिनका प्रयोग अणु एवं अधिक प्रतिस्थापित कर सकने वाले हाइड्रोक्सिल आयन से मिलकर बना होता है। ठीक है। क्षारक ऐसे यौगिक का वर्ग है जो स्वाद में कसैले, कड़वे, बीटर होता है, वो खट्टा होता था, याद रखिएगा। कुछ निश्चित सूचकों के साथ क्रिया करने से उनमें परिवर्तन लाते हैं, जैसे लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है। जल में मिलाने पर ऋणात्मक हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है ना। उधर क्या होता था, एसिड में हाइड्रोजन आयन निकलता था, धनात्मक हाइड्रोजन आयन निकलता था, यहाँ पर ऋणात्मक हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस निकलता है। क्षारक अधिकांशतः धात्विक हाइड्रोक्साइड Na4OH को छोड़कर होते हैं, है ना। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, है ना। सब का सब बेस जो है सो जल के साथ रिएक्शन नहीं करता, जल में सोल्यूबल नहीं होता है। क्षारक जल में विलय होते हैं तो होते हैं, जो क्षारक जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार, है ना, अल्कली कहते हैं। जो जल में विलय होता है यानी कि सॉल्युबल होता है उसको अल्कली बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार नहीं होते हैं, है ना, क्षार नहीं होते हैं। एल्कलाई, अल्कली शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है जिसका अर्थ होता है राख, है ना, जो अम्ल से क्रिया करती है। अल्कली क्या करता है, अम्ल से क्रिया करती है। अल्कली क्या है, वैसा बेसिस है जो कि वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दैनिक जीवन में बहुत क्षार अथवा ऐसे होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CO होता है, ठीक है। CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, समझ गए ना। और चूना के साथ जब पानी मिल जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। आगे देखिए, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। कास्टिक सोडा NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बाबू क्या होता है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। पेट में अम्लता बढ़ाने पर एंटी एसिडिक दवाई लेते हैं जो मैग्नीशियम का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटी एसिडिक दवा बोला जाता है इसको, है ना। यह MgOH का होल ट्वाइस अथवा AlOH का होल थ्राइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अथवा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसे एंटी एसिडिक कहते हैं क्योंकि यह अम्लों एसिड से क्रिया करके उसे प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। एंटी एसिडिक क्यों बोला जाता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, MgOH का होल ट्वाइस को, क्योंकि यह एसिड से क्रिया करके एसिड के प्रभाव को खत्म कर देता है, इसलिए पेट का दवा के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। क्षारकों की विशेषताएं देखिए, पूछता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्नलिखित में से कौन सा है, तो MgOH का होल ट्वाइस, है ना। क्लियर। क्षारकों का स्वाद खराब कसैला होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। छूने में क्षारक साबुन की तरह चिपचिपे या झाग युक्त होते हैं। क्लियर। क्षारक लाल रत्न पेपर को नीला कर देता है ना। और सूचक फिनोलेफ्थलीन का रंग चमकीला गुलाबी कर देता है। अम्ल एवं उनके ऑक्साइडों से क्रिया करके क्षारक लवण बनाते हैं। जब क्षारकों को जल में मिलाया जाता है तो वे ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड OH उत्पन्न होते हैं। किसी यौगिक में OH की उपस्थिति से आसानी से यह निर्धारित किया जा सकता है कि वह एक क्षारक है। आसानी से निर्धारित किया जा सकता है कि वह एक क्या है, क्षारक है। क्षारक का उपयोग क्या है, यूजेज ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कागज, रेयान, साबुन, दवाएं एवं अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। सोडियम के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिफाइनिंग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस को आमतौर पे बुझा हुआ चूना कहते हैं। पूछता है बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला पूछ देगा, CaOH का होल ट्वाइस। यह मोर्टार, प्लास्टर, सफेदी और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। क्या आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जानते हैं, बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना। बताइएगा फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, भारी जल को हल्का करने और अम्लों में से जल
गए स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है, कांच से ग्रीस आदि छुड़ाने में, कपड़ों से स्याही आदि दाग धब्बे को मिटाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अम्लों एवं क्षारकों की तीव्रता। संतरे का जूस वास्तव में साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। पूछता है संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिए साइट्रिक अम्ल, है ना, जिसे पीने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल कभी नहीं पिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइट्रिक अम्ल की तीव्रता बेहद कम होती है, जबकि यह एक दुर्बल अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की तीव्रता बहुत अधिक होती है क्योंकि यह प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है ना। ध्यान दीजिएगा, अम्ल में और क्षार में, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो बोल रहा है ना कि भाई जो है अम्ल को एक जगह पिया भी जा सकता है, एक जगह पीने से मर भी जाएगा आदमी, है ना। जैसे बोल रहा है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को पी लेते हैं तो आपका पूरा पूरा जो है सो बॉडी को हो सकता है जला दे, है ना, और आप साफ हो जाए। लेकिन वहीं पर जो है आप ऐसा नहीं कि एसिड आप पीने रहे हैं, आप संतरा का जूस निकाल के पी रहे हैं, यानी कि आप साइट्रिक एसिड पी रहे हैं, तो साइट्रिक एसिड है। तो साइट्रिक एसिड पीने से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो वीक एसिड है, समझ गए ना, क्या है, वीक एसिड है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग H2SO4 को पीने से प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस इतना ही कहानी है, समझ गए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग पेट दर्द के से राहत देने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके विपरीत सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्षारीय जल पी लिया जाए तो मनुष्य की मौत तक हो सकती है। इसका कारण यह है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है ना। यानी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी अगर अंदर लेते हैं तो भी आप ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर वीक है बेस तो आप उसको ले सकते हैं और उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है पेट दर्द के इलाज में, पेट दर्द से राहत लेने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आदमी यूज करता है। लेकिन वहीं पर अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर दीजिएगा, NaOH का होल ट्वाइस का प्रयोग कर दीजिएगा, NaOH का प्रयोग कर लीजिएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। प्रबल एवं दुर्बल अणु क्षारकों की गणना उनकी तीव्रता से अथवा शक्ति से की जाती है ना। आगे बढ़िए। केमिस्ट अम्लों एवं क्षारकों की शक्ति नापने के लिए एक विशेष पैमाने का प्रयोग करते हैं। इस पैमाने का पीएच मान पीएच वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, पीएच वैल्यू कहलाता है। क्षारक NaOH और HNO3 अम्ल, है ना, NaNO3 लवण बनाएगा प्लस पानी बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला नोट्स जो है ना, ये प्रॉपर नोट्स, है ना, भी अवेलेबल है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। पूरा केमिस्ट्री का नोट जो है तो 149 में अवेलेबल, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का नोट्स जो है 149 में एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन को जो लोग नए हैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, है ना, और इसको लीजिए, बहुत शानदार नोट्स है, समझ गए। बाकी बात जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो कोई बात ही नहीं है ना, और जो लोग के पास नहीं है ना, कोई भी कोर्स से नहीं जुड़े हैं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वाला नोट्स लेके जरूर से पढ़िए, बहुत बेहतरीन कंटेंट पर बेस्ड नोट्स है ना। लवण, अम्ल एवं क्षारकों की परस्पर क्रिया से लवण बनते हैं। साधारणतः नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक को क्या बोलते हैं वो, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वह सोडियम हाइड्रोक्साइड की परस्पर अभिक्रिया से बनता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट कुछ अन्य लवण हैं। अम्ल और क्षारक रासायनिक क्रिया में एक दूसरे को संतुलित करते हैं और ऐसा यौगिक बनाते हैं जो ना कि अम्ल होता है ना ही क्षारक होता है। इन यौगिक को लवण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अम्ल, है ना, उदासीनीकरण अम्ल और क्षारक के बीच होने वाला एक अभिक्रिया है जिसमें लवण एवं जल बनता है, इसमें लवण एवं जल बनता है। देखिए NaOH हो गया, है ना, बेस HNO3 अम्ल हो गया, रिएक्शन किया NaNO3 लवण बना और पानी बना, यही चीज बोलना चाह रहा। लवणों का प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, लवण का बनना अम्ल की क्षारकों अल्कलीज के साथ उदासीनीकरण द्वारा क्रिया। ZnOH का होल ट्वाइस, ये क्या चीज हो गया, क्षार हो गया, है ना। OH यहाँ पर OH माइनस जहां पर रहेगा समझ लीजिए क्षार है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायनों का राजा के साथ,
है ना। तो क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, प्लस H2O बन रहा है। समझ गया। अम्लों की धातुओं का साथ रिएक्शन, ZnO ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे ZnSO4 बन रहा है प्लस H2 निकल रहा है। अम्लों की धात्विक ऑक्साइड्स के साथ ऑक्साइड्स के द्वारा रिएक्शन, ZnO जिंक ऑक्साइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन बन रहा है, यहाँ पर भी ZnSO4 बन रहा है और प्लस H2O बन रहा है। तो कुछ रिएक्शंस है, जो रिएक्शंस को आप देखिए समझिए, है ना। तो आगे दिया हुआ है लवण का यूज। साधारण नमक हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन में नमक और एक महत्वपूर्ण घटक होता है। आचार में यह सुरक्षा करने संरक्षण के लिए प्रिजर्वेटिव्स उपयोग में लाया जाता है। नमक का प्रयोग क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धोवन सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में भी किया जाता है। ये सब लेस इंपॉर्टेंट है, बस कहानी के कारण एक बार पढ़ लीजिए ताकि थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। बाकी बात इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर नहीं है। धावन सोडा Na2SO3, धावन सोडा का फॉर्मूला गलत लग रहा है, का उपयोग लॉन्ड्री में, है ना। एक बार चेक करके बताइएगा आप लोग, कमेंट में कीजिएगा कि धावन सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, समझ गए ना। धावन सोडा जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका फॉर्मूला आप लोग बताएंगे। Na2SO3 दिया हुआ है, क्या ये सही है या गलत है, कमेंट में बताइएगा, है ना। का उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। यह कांच, डिटर्जेंट पाउडर और कास्टिक सोडा बनाने में उपयोग होता है ना, बनाने में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग अग्निशमन में भी किया जाता है, ठीक है। जो हमारा धावन सोडा है, वॉशिंग सोडा है, इसका प्रयोग क्या चीज में होता है, अग्निशमन में भी होता है। NaHCO3 का प्रयोग होता है, वो बेकिंग पाउडर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, है ना। धावन सोडा का आप लोग फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ पे SO3 दिया हुआ है, क्या ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्या फॉर्मूला होता है, समझ गए ना। नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है ना, नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस हम यही कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझा सकते हैं, है ना, चीजों को। बाकी बात आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। NaCO3 का प्रयोग क्या है, बेकिंग पाउडर में किया जाता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर आप लोग जानते हैं, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं। यह दवाओं में भी इसका प्रयोग होता है, जिनसे पेट में पैदा होने वाली अम्लता, एसिडिक दूर करने वाली दवाई बनाई जाती है। अगर पेट में आपका एसिडिटी हो रहा है या अम्लता बन रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज होता है बेकिंग पाउडर का। KNO3 का इस्तेमाल कहाँ होता है, गन पाउडर बनाने में होता है, ठीक है। आतिशबाजी में होता है, उर्वरक, कांच उद्योग, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि का प्रयोग होता है, ठीक है। CuSO4 का उपयोग कवकनाशक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, कवकनाशक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। तो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट चीज है ना, सारा दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। रंगाई छपाई में भी KNO3 का प्रयोग होता है। पोटास या एलम, फिटकिरी, पोटास एलम या फिटकिरी, K2SO4 Al2SO4 3, है ना। ये वाला फॉर्मूला पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, एक आध बार एग्जाम में पूछा भी है ना। पोटास एलम या फिटकिरी जो होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस्ड, है ना, और 24H2O, ठीक है, का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। फिटकरी का प्रयोग क्या किया जाता है, जल को शुद्ध करना। इसे रुधिर स्तंभन, स्टाइप्टिक के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे किसी स्थान पर कटने या चोट लगने से बहते हुए खून को रोका जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कटफट जा रहा है, जैसे आप देखिए दाढ़ी बनाते हुए आदमी फिटकरी का यूज किया जाता है, क्योंकि कटाफटा जब ब्लड निकलता है तो फिटकरी लगाने से रुक जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी ये काम करता है, ठीक है। प्रियांशु तुम्हारा फॉर्मूला राइट है, वेरी गुड। धावन सोडा का साबुन, उच्च संयुक्त अम्लों में सोडियम लवण होता है, इसका प्रयोग सफाई और लॉन्ड्री कार्य में होता है। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल सफाई, खाद्य प्रसंस्करण, सिंथेटिक रबर, पेंट, कागज उद्योग में भी साबुनों का प्रयोग होता है। सिल्वर सॉल्ट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग माचिस उद्योग में किया जाता है, माचिस उद्योग में। तो सारा इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहे थे ना कहाँ कहाँ कौन सा यूज कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो यूज सब लिखा हुआ है ना, ये सब इंडस्ट्रियल यूज लिखा हुआ है, और इंडस्ट्रियल यूज ही
जनरली पूछता है। इसलिए हम साइंस को देखिए बहुत ही सिस्टम से पढ़ रहे हैं। यही चीज अगर आप लुसेंट में पढ़िएगा, लुसेंट में मुश्किल से केमिस्ट्री 10 पेज में केमिस्ट्री खत्म है, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 75 पेज में पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना कुछ, तो आपको पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? आदमी बोलते हैं कि लुसेंट से ही क्वेश्चन आ जाएगा, लुसेंट से क्वेश्चन आने वाला जमाना खत्म हो गया। समझ गए? तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप जो देखिएगा, अलग अलग किताब देखिएगा, जो छोटा छोटा किताब रहता है 10-12 पेज में केमिस्ट्री खत्म, यहाँ पे आपको 75 पेज में पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, तो डिफरेंस डेफिनेटली है ना? बहुत अच्छा कंटेंट है, कंटेंट पे काम कीजिए, बहुत बेहतरीन नोट्स है ना? रिजल्ट एकदम बनेगा। क्लियर प्रियांशु? यहां तक समझ में आ गया? तो माचिस उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? पोटेशियम क्लोरेट का। सॉल्ट इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में सर्वाधिक प्रयोग साधारण नमक का होता है, जिसे आमतौर पर समुद्र के जल में पैदा किया जाता है। समुद्र के 1 लीटर जल से लगभग 35 ग्राम नमक बनता है। इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl लवण पाया जाता है। समुद्री जल को एक पोखर या तालाबनुमा स्थान पर एकत्र करके उसे सूर्य के प्रकाश में वाष्पित कराया जाता है। नीचे तली में जो सफेद अवक्षेप मिलता है वह नमक होता है। बात समझे? समुद्री जल ले लीजिए, समुद्री जल को लेकर के उसको क्या कीजिए, सूर्य के प्रकाश उस पर जैसे जैसे पड़ेगा, पानी भाप बन करके उड़ेगा, वाष्प बन करके उड़ेगा। तो पानी वाष्प बन करके उड़ेगा तो नीचे में कुछ उजला उजला पदार्थ बच जाता है, वही क्या होता है? NaCl, नमक होता है। समझ गए ना? तो नमक बनाने का तरीका चूंकि बहुत आसान है, सभी कोई बना सकता है, इसलिए गांधी जी भी नमक सत्याग्रह किए थे और नमक बना करके नमक कानून को तोड़े थे। समझ गया? ऐसा नहीं है कि नमक जो है बनाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना? केमिकल रिएक्शन करने आना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है ना? कोई भी बना सकता है। खाद्य पदार्थों के साथ हम नमक क्यों रखते हैं, क्यों खाते हैं? ये क्वेश्चन बनता है। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के लवणों की जरूरत होती है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, पेचिस या डायरिया आदि के कारण शरीर को बहुत सारा पानी खो देते हैं और इसे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसमें कभी कभी मृत्यु भी होती है। काफी मात्रा में ऐसा जल दिन भर जरूर पीना चाहिए जिसमें लवण हो और जिसमें विभिन्न प्रकार के शरीर से नष्ट होने वाले लवण को वापस पाया जा सके, शरीर में जरूरत के मुताबिक लवण का स्तर बना रहे, इसे मौखिक निर्जलीकरण कहते हैं। जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण जल भारी होता है। भारी जल कपड़े इत्यादि धोने और बॉयलरों का प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसे पहले मृदु जल बनाया जाता है। याद रखिएगा, कपड़ा धोने के लिए भारी जल जो है ना, भारी जल वो उपयोग नहीं किया जाता है, वो प्रयुक्त नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। लवण के प्रकार, लवण की उत्पत्ति अम्लों और क्षारकों की उदासीकरण क्रिया के करने पर होती है, अतः बनने वाले लवण की प्रकृति उदासीनीकरण में शामिल अम्लों और क्षारकों पर निर्भर करती है। इस आधार पर लवण को अम्लीय, क्षारीय, उदासीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उदासीन लवण किसको बोलते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया से बनने वाला लवण उदासीन लवण होता है। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा तो न्यूट्रल आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। बस इतना ही दिमाग में रखिए। जो हमारे समान प्रबल यानी खतरनाक क्षारक के साथ क्रिया करके खतरों से मुक्त हार्मलेस लवण और पानी बनाते हैं। आगे आइए, देखिए HCl का रिएक्शन हो रहा है NaOH से, दोनों स्ट्रॉन्ग है ना? तो NaCl बोल रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। HCl प्लस NaOH जब रिएक्शन करता है, HCl प्लस NaOH रिएक्शन बनेगा तो NaCl बनाएगा, NaCl, और यहाँ पर हो गया ये वाला आपका H हो गया, है ना? H2O, समझ गया ना? एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे, H2O, सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ सोडियम क्लोराइड जो कि एक उदासीन लवण है बनता है, जबकि प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से
उदासीनीकरण क्रिया द्वारा होती है। तो वही चीज बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है। सोडियम क्लोराइड का विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। तो सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट थोड़ी लाल और नीला लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है, नहीं करेगा, है ना। कौन चेंज करता है, या तो एसिड चेंज करेगा, नीला को लाल कर देगा, या तो बेस चेंज करेगा, सिंपल सा बात है। यह एक उदासीन लवण है। कुछ अन्य उदासीन लवण है जो सोडियम सल्फेट। अच्छा देखिए यहाँ पर रीजन भी क्या है कि ये यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पर उदासीन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू ये बन रहा है, समझ गए। लेकिन अगर उसका एसिडिक नेचर रहेगा, ठीक है, तो फिर वो करेगा, या बेसिक नेचर रहेगा तो फिर वो करेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के केस में ऐसा होता। तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ठीक है। उदासीन लवण का कौन कौन सा एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी उदासीन लवण है, ये भी लाल को नीला या नीला को लाल नहीं करता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी उदासीन लवण है, और सोडियम कार्बोनेट ये भी उदासीन लवण है, ठीक है। आगे आइए, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कौन सा है, जब प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन होता है। प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बताइए, तो जो लवण प्राप्त होगा वो अम्लीयता का प्रभाव दिखाई देगा, समझ गया ना, ध्यान दीजिएगा। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, है ना, रिएक्शन करेगा तो उदासीन लवण मिलेगा। लेकिन प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार, वीक बेसिस के साथ रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो जो हम लोग को लवण मिलेगा उस पर इफेक्ट किसका दिखाई देगा, प्रभाव किसका दिखाई देगा, अम्ल का, समझ गए ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम क्या लिखा हुआ है, ऐसे लवण पर अम्लीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NH4Cl एक अम्लीय लवण है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार की उदासीन अभिक्रिया से बनता है। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और CH3COOH के साथ रिएक्शन हुआ तो CH3CONa बना और H2O बना, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम एसीटेट का विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में परिवर्तित कर देगा, अतः यह क्षारीय लवण है, ठीक है। क्या है, क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण के अन्य उदाहरण सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे भी देख लीजिए। स्मरणीय तथ्य, पहला, अधिकांश तत्व ऑक्सीजन या वायु में जलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं, पहला ही चीज बताए थे ये। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधात्विक ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड्स कैसा बनेगा, धातु के साथ जो ऑक्साइड बनेगा कैसा नेचर का होगा, क्षारीय होगा। और अधात्विक के साथ, अधात्विक यानी नॉन मेटल ऑक्साइड्स, है ना, कि जो होगा वो अम्लीय होगा। अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर क्रिया करते हैं और अम्ल बनाते हैं, है ना। अधात्विक ऑक्साइड्स क्या बोलता है, जल में जब जल के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाता है बताइए, अम्ल बनाता है। धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर क्रिया करते हैं और क्षार बनाते हैं, जस्ट उसका उल्टा। जल में घुलनशील क्षार बेस को क्षार कहते हैं, है ना। वैसा बेस जो जल में घुलता है उसको अल्कली कहते हैं, है ना, यानी कि क्षार कहते हैं। अम्लों का स्वाद तीखा खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार का स्वाद कसेले कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। वही सब चीज है। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के अम्लों की धातुओं और धात्विक ऑक्साइड्स और धात्विक कार्बोनेट से क्रिया होने पर भी लवण बनते हैं। सोडियम साबुन सोडियम और पोटेशियम लवणों का उच्च वसायुक्त अम्ल है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, समझ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन। सोडियम क्या, साबुन क्या है, सोडियम और पोटेशियम लवण का उच्च वसायुक्त, है ना, अम्ल है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है और अग्निशमन में भी किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सेशन था आज का, किस चीज पर बेस्ड, तो कंप्लीट सेशन हमारा आज का बेस्ड था एसिड बेस एंड सॉल्ट पर, जो कि कंप्लीट हो गया। पूरा 6 पेज में इसका नोट्स है, आप लोग इस नोट्स का उपयोग कीजिए, एक बार थ्रू आउट फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। और एसिड बेस और सॉल्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपका यहाँ से पकड़ा जाएगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, है ना, ये वाला सेशन को, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए,
क्लासेस का ड्यूरेशन आज से बढ़ जाएगा आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए लगातार। और साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स आपके या आपके दोस्त महिम जो भी हैं, सबको बुक का फोटो जरूर से शेयर कीजिए। जो नागपुरी लिए हो नागपुरी का बुक लें, और जो खोरठा लिए वो खोरठा का बुक लें, है ना, उसे जरूर से रेकमेंड कीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। ये सर डॉक्टर आजाद प्रसाद बर्नवाल हैं, है ना, ये भी नेट JRF हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाए हैं। क्लियर? तो जरूर से दोनों सेट को बनाइए, ये वाला सेट और ये वाला सेट, जिनका नागपुरी है नागपुरी सेट, जिनका खोरठा है खोरठा सेट। और आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।